विस्तार न्यूज़ के गेस्ट न्यूज़ में आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल जी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कुटीर और ग्रामोद्योग की। सर, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपको व आपकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई जी, शुभकामनाएं देता हूं। मंत्री जी, हमारे यहाँ आपको लाने का मकसद ये होता है कि जो आप जनप्रतिनिधि हैं ये भी जानें कि जो मीडिया है, जो लोकतंत्र का एक बड़ा ज़रूरी पार्ट है, वो कैसे काम करता है। आप लोग समझें, हमारा चैनल तो आप देखते ही रहते होंगे। पहले कभी गए हैं आप स्टूडियो वगैरह में? पहले एक बार गया हूं मैं एक उसमें, हाँ। याद नहीं आ रहा, बहुत पहले एक बार एक स्टूडियो में गया हूं। हम्म। लेकिन आज जो आपका देख रहा हूँ सेटअप, निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया और लोगों को काम करते हुए देख रहा हूँ, बच्चों को हम्म। और आपकी पूरी टीम को। हाँ उससे बहुत अच्छा लग रहा मुझे और लग रहा है कि आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं जी। हम लोग की बात को नीचे तक पहुंचाने में। आपका जो मेहनत है वो बहुत है। जी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जी सर, ये हमारी एक छोटी सी इनपुट डेस्क होती है, तो हाँ आपके जो बयान आते हैं नेताओं मंत्रियों घटना दुर्घटना हाँ की हाँ हाँ खबर यहाँ आती है, इसको हम लोग हाँ ये देखते रहते हैं। सामने हम लोग सारे टीवी चैनल्स को देखते रहते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, हाँ कौन सी खबर घटना दुर्घटना हो गई। फिर यहाँ हम लोग उसको बनाते हैं और हाँ फिर आगे स्टूडियो में जाके पढ़ते हैं। आपको हम स्टूडियो भी ले चलेंगे। जी मगर मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप बहुत छोटी जगह से आते हैं, जी। अनूपपुर जिले के कोतमा के पास एक बिजूरी गांव से। हाँ, वो और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है बिल्कुल। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, हम्म। और उस छोटी सी जगह से निकल के आप 2 बार चुनाव जीते, जी एक बार चुनाव आप हारे जी हैं। जी। मगर कभी सोचा था आपको ये जिम्मेदारी मिल जाएगी, यहाँ तक सफर हो जाएगा देखिए, आपका? अगर सच्चाई पूछेंगे, सच तो ये है कि मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं रहा कि मैं विधायक भी बनूंगा। हाँ। क्योंकि जो मेरा क्षेत्र है वो आरक्षित क्षेत्र था, ट्राइबल क्षेत्र है। जी जी। ये 2008 के परसिमन में मेरा जो क्षेत्र है जनरल हुआ। और जो मेरे ज़िले में संभाग में जो पहले जनरल थे, चाहे सोहागपुर रहा हो और चाहे व्यवहारी रहा हो, चाहे उमरिया, जो जनरल सीट थे वो सब के सब ट्राइबल हो गए। जी जी। और जो ट्राइबल थे कोतमा, वो जनरल हो गया। और ईश्वर की कहीं ना कहीं रही होगी कृपा मुझ पर कि भाई तुमको इस जगह तक पहुंचना है। और पार्टी ने मुझे पर विश्वास किया, टिकट दिया और जनता का आशीर्वाद मिला और मैं चुनकर आया 2008 में पहली बार। और फिर 13 में मुझे पार्टी ने ड्रॉप भी किया। पार्टी काम करता रहा, 18 में पार्टी ने फिर दिया तो मैं लूज कर गया। हालांकि वोट जो मुझे मिले थे 8 में, हाँ। उससे डबल वोट मिले मुझे। पार्टी ने फिर मुझको इस बार लड़ाया। इसके लिए पार्टी के प्रति बहुत आभारी हूँ मैं कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और जनता ने मतलब अभूतपूर्व मतों से, हाँ। जब से मध्य प्रदेश की गठन हुआ है 2056 से लेकर के, तब से आज तक का एक रिकॉर्ड था। जितने वोटों से मैंने जीता, उतने वोट से कभी कोई नहीं जीते, जबकि काफ़ी छोटी हो गई परसिमन के बाद। हाँ। और वोट शेयरिंग जो रहा मेरा, वो लगभग 58% रहा है। तो उसके लिए मैं जनता को जितना भी बोलूँ कम है। उसके बाद मानने अपने पार्टी को, प्रदेश नेतृत्व को, केंद्र नेतृत्व को और हमारे माननीय मोहन यादव जी के प्रति मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी टीम में शामिल करके मुझे मंत्री भी बनाया, स्वतंत्र प्रभार बनाया। तो आप जो बता रहे कि आपको इतने ज़्यादा वोट मिले, इतने ज़्यादा मत मिले, तो इस लोकप्रियता की वजह क्या है? देखिए लोग मैं दिलीप जायसवाल को हमेशा, क्यों पसंद करते हैं वहाँ पे? देखिए एक तो मैं जनता के बीच में हमेशा जुड़ा रहा और कभी भी ये नहीं रहा कि मैं अलग संगठन में, चूंकि काम करता ही था मैं, तो संगठन के माध्यम से जुड़ा हुआ था और जनता के दुख में सुख में हमेशा काम किया। मेरे जब पार्टी से हम नहीं भी जुड़े थे, बहुत पहले की बात करेंगे अगर हम, जब हम बचपन में पढ़ते थे जब, तब से हम कुछ ना कुछ करते रहते रहे क्षेत्र के लोगों के लिए। तो ये मेरा तो एक तो ये था। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि मेरा कुछ नहीं है, पार्टी का भी हमने बहुत अच्छा जनाधार खड़ा किया, पार्टी से लोगों को जोड़ा है वहाँ पर। तो जो जीत इतनी वोटों से जो हुई है इस बार, उसके लिए मैं अपनी पार्टी के जो योजनाएं हैं, पार्टी के जो कार्यक्रम थे सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की रही हो चाहे प्रदेश सरकार की, हमारे माननीय शिवराज जी पूर्व में थे उनके, और चाहे हमारे माननीय मोदी जी के, उसके कारण भी प्रचंड बहुमत से मैंने जीता। मगर ये भी कहा जाता है कि आप जिस इलाके से आते हैं वो इलाका बड़ा ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल निश्चित इलाके तौर में पर जो वर्चस्व रहा है वो कांग्रेस का रहा है। ये इस वर्चस्व को कैसे तोड़ा आपने? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि वर्चस्व वहाँ पर कांग्रेसियों का रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लगातार संगठन का काम कर रहे थे और मैं तो छात्र जीवन से बताया कि वहाँ अपने स्कूल के लिए भी सेंटर बनाने की बात हो, तो उसके लिए लड़ाई लड़ा मैंने 11th क्लास में ही, अपने प्रिंसिपल से बोल के लड़ करके
पत्राचार करके उसको ला करके, और लास्ट में फिर स्थित बात एक ये आई, इसका बोर्ड बनाने के लिए 1500 रुपये जमा करना। वो फीस की बड़ी संकट आ गई, पैसा कौन दे, स्कूल में फंड होता नहीं था। तो मैंने अपने मित्रों से बोला, यार जो भी तुम दे सकते हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया दो। तो लगभग 600-650 रुपये इकट्ठा हुआ। बाकी के पैसा मैंने अपने जेब से, क्योंकि जब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ मैं छात्र रहते हुए भी बिजनेस करता था। मैं बाजार जाता था, चावल का व्यवसाय करता था, अपने हाथ से गड्ढे खोद करके, बल्ली लगा गाड़ करके, खूंटे गाड़ कर, तिरपाल लगा करके चावल व्यवसाय करता था। 2 बाजार करता था और 5 दिन स्कूल में आता था और 2 दिन बाजार का था। जो तो आदिवासी इलाकों के बाजार होते हैं उनकी बात हाँ कर रहे हाँ, हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। छोटी छोटी दुकानें होती हाँ हैं, हाँ, तंबू ऐसे ही, लगा के हैं। बस उसी तरह की दुकान लगाता, चावल की दुकान लगाता था। और मेरा ये सोच था कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसके लिए मुझे घर से पैसा ना मांगना पड़े, पिताजी से, माताजी से। हाँ। ये मेरी सोच बचपन से थी, और इसके लिए ईश्वर की बड़ी कृपा रही मुझ पर कि मैं उस समय से ऐसा करता रहा, जेब में पर्याप्त पैसा रहते रहे मेरे। अच्छा, और उसी से फिर मैंने फीस वो जमा किया 1500 का। 78-79 की बात बता रहा हूँ मैं। तो स्कूल हाँ, में फिर उसके बाद सेंट्रल हुआ। हमको उसका लाभ तो नहीं मिला, हाँ। लेकिन दूसरे ईयर वाले बच्चे जो आए तो उसका लाभ मिला। यानी आपने स्कूल के समय भी राजनीति की, कॉलेज में जब थोड़े बहुत पढ़े हाँ, आप तब भी तब राजनीति भी की, किया। हाँ। और अब तो राजनीति कर ही फिर रहे रहे, और जब हमारी सरकार नहीं भी रही है, हाँ। ना सेंट्रल में थी, ना हमारे स्टेट में थी, हाँ। ना हमारा कोई विधायक और सांसद भी नहीं था मेरे क्षेत्र से। जी। उस समय भी लोगों के लिए मैं लड़ता रहता रहा। हाँ। हमारा एरिया कोल माइंस का एरिया था। हाँ। कोल माइंस का एरिया होने के कारण वहाँ पर बहुत, हमारा एक लौसरा गांव था बिजुरी के पास ही, बिजुरी का ही एक हिस्सा है वो, वार्ड नंबर 14 कहलाता है। वहाँ से मैं पार्षद भी रहा हूँ पहली बार जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ के लोगों की जमीन, काफ़ी ज़मीन चली गई, 250-300 एकड़ जमीन कोल माइंस चली गई थी, और बिना सरफेस राइट लिए ही कोल माइंस वालों ने उसमें डीप लेयरिंग कर दिया था। तो उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ा था, और लगभग 1.5 साल लड़ाई लड़े। उस 1.5 साल में लगभग 190-95 दिन हम कंटिन्यू लड़ाई लड़े, कंटिन्यू, मतलब हमारा क्रमिक अनशन, रोज कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी कॉलरी बंद, बेल्ट बंद, ऐसा कॉलरी का कर दे, उनका पूरा उत्पादन बंद कर देते। और फिर लास्ट में हम 200 लोग को लेकर गए दिल्ली में, अजीत पांजा जी के बंगले के सामने। हम बोले अमरण अनशन करेंगे हम सब लोग। वो समय खान मंत्री थे, खनन मंत्री थे। हाँ, अजीत वो पांजा कोयला मंत्री था अजीत कोयला पांजा मंत्री जी। हाँ। तो फिर उनका फोन आया कि भाई यहाँ बैठो मत, मैं रहूंगा भी नहीं, और मेरे जो सेक्रेटरी है उनसे आप मिल लो। अपने सांसद थे राज्यसभा में, अपने अग्रवाल जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते रहे, लखीराम अग्रवाल जी, और सारंग जी, हाँ। कैलाश कैलाश सारंग सारंग, जी, अच्छा। वो भी रहे। उन्होंने बुलवाए, बोले वहाँ से, क्योंकि इनके माध्यम से मैंने बात किया था पांजा जी के यहाँ। हाँ। उन्होंने बुलवाया कि आप क्या चाहते हो, बोले हम काम चाहते हैं। बोले नेतागिरी चाहते हो, काम? बोले नेतागिरी नहीं, काम हो जाए बेचारों गरीबों का। तो गए, मीटिंग हुई, बैठे, उसका ये लाभ हुआ, पेपर रही, आप वो सफलता आपके हिस्से मिली। लगभग 200 लोग को परमानेंट रोजगार मिला कोल माइंस में। क्या बात है। तो और 52 लाख का उस जमाने में उनको कंपनसेशन दिलवाया मैंने, 52 लाख। तो देखिए यही सारी चीजें आप आज आपके काम आई, हाँ, और आज आप हाँ, यहाँ तक पहुंची। देखिए हमने आपके लिए, ये सर हमारा स्टूडियो है जी जी जी, दिलीप जी, और हम लोग यहाँ बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं। और ये देखिए हमने आपके लिए कितनी सारी फोटो सजा के रखी हुई हैं जी, और आपके पूरे राजनीतिक करियर की। हाँ, ये तो अभी सब नए फोटो हैं। अच्छा अच्छा। इसमें हमने कुछ पुरानी फोटो भी ये खींची सब हैं। इसमें मैं अभी इस बार के है ज्यादा करके। हाँ हाँ ये अभी जब जीते हैं चुनाव हम जी जी, इस बार हाँ। 23 वाले में, उसी के बाद की मैक्सिमम फोटो है इसमें। पुराने मुख्यमंत्री जी के साथ भी हैं, हाँ, नए पुराने मुख्यमंत्री जी के साथ भी है ये। हाँ। ये तो अभी सीएम साहब के सामने है जो। तो दोनों मुख्यमंत्रियों जी, में जी, किससे जी। बेहतर मानते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा। देखिए हमारे यहाँ तो हर कोई कार्यकर्ता होते हैं, और जिसको भी जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हैं। हाँ। मैं कह सकता हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 17-18 वर्ष रहे मुख्यमंत्री के रूप में, और उन्होंने जिस प्रकार से निभाया अपनी जिम्मेदारी को, और जिस प्रकार से ऊंचाई तक ले गया प्रदेश को भी, हमारे हाइट दी। और प्रदेश में जहाँ पर दिग्विजय सिंह के जमाने में बिल्कुल जीरो हो गया था हमारा प्रदेश, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब से उठाया उन्होंने शिवराज जी ने। और किसानों का भी जो बहुत ही बेहाल था, मतलब किसान एक बार अगर कर्ज ले लेता था तो फिर वो ब्याज इतना हो जाता था कि वो मूल से ज्यादा हो जाता, फिर उसकी वसूली के लिए एसडीएम और थानेदार, टीआई ऐसे लोग जाते थे, और किसान घर में जो मिल जाए उसको निकाल करके नीलाम करते, और किसान को चौराहे में खड़ा करके कान पकड़ उठा बैठक करवाते थे इनकी सरकार। उससे करके हटाया, और 0% ब्याज पे
कर्ज देने का शुरुआत किया तो हमारे देश के अंदर पहले माननीय शिवराज जी। और आज मैं कह सकता हूँ कि मोहन जी ने एक साल के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश को एक पहचान दी है और जो प्रदेश को एक जरूरत है अभी आज के तारीख में कि आज हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, हमारा प्रदेश का जीडीपी बढ़े, हमारी इनकम ऑफ सोर्स बढ़े और हमारे यहाँ साथ में देखिए क्या है तो उसके कि लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ये सब विकास के कार्य के साथ साथ हमारा सनातन संस्कृति को भी क्या बात मिले, तो उसके लिए उसके लिए मैं मानता हूँ मोहन जी ने बहुत अद्भुत काम किया है, क्या बात है। अद्भुत काम किया उन्होंने। और खासतौर अभी जो वो इन्वेस्टर समिट उन्होंने संभाग में छोड़ कभी कल्पना में नहीं था, मेरे संभाग में शहडोल संभाग में किया अभी और कल्पना में नहीं था कि 30-32 हजार करोड़ का एमयू होगा। हाँ जी, ये हमारी चेयर होती है, ये हाँ। लैपटॉप होता है, हम आपसे भी न्यूज़ पढ़वाएंगे। आइए। नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिलीप जायसवाल। मैं मध्य प्रदेश सरकार में कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री हूं। मेरे और मेरी सरकार से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से और बहुत शालीन तरीके से ऐसा पढ़ा जिसका आप लगातार पढ़ते हैं। आइए हम आपको स्टूडियो में लोगों से मिलवाते हैं, वो हमें सारे दोस्त लोग भी आपके सवाल पूछेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपके यहाँ आपके स्टूडियो में आकर के। हाँ। आपका पूरा सेटअप मैंने आते साथ मैं तो देख करके बड़ा ही अद्भुत और वो रहा, लगा कि नहीं बहुत ही अच्छा आपका पूरा स्टूडियो है। जी जी। और आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। एक आदिवासी इलाके से जो जनप्रतिनिधि आता है जी। तो उसके सामने क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, हमारा जो ट्राइबल क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि हम वहाँ की जनता से हमारा जीवन संपर्क होना चाहिए, क्योंकि जो ट्राइबल समाज होता है वो जल्दी से खुलता नहीं आपके सामने। उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरा है, उसको ये महसूस होना चाहिए। उसके लिए हमको उससे हर उसके दुख में सुख में हर प्रकार से आना जाना पड़ता है। जाते थे पूरे गांव में भ्रमण करके इसी बहाने गांव की स्थिति देखते थे, कहाँ पर क्या स्थिति गांव की, सड़कें कैसी है, क्या है, भवानी स्कूल कैसा, आंगनवाड़ी कैसा है, इसको देखते हुए हम बड़ा चौपाल करते थे। अच्छा, चौपाल से फिर चौपाल करते थे और 2-2 घंटा 2.5 घंटा हम बोलते थे और ये हर साल हम दिसंबर से लेकर जनवरी तक करते थे, 45 दिन का। और रात्रि विश्राम भी वही गांव में करते थे, चाहे स्कूल हो चाहे पंचायत भवन हो। तखत में गद्दे डाल करके और ठंड में हम सोते थे, घर में जबकि सारी सुविधाएं हम छोड़ करके हैंडपंप में बैठ के नीचे नहाते थे। ये हमारी एंकर हैं, ये भी आपसे पूछेंगे। मंत्री जी देखिए, आप जब औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं सभी चौंक जाते हैं। आक्रामक अंदाज हम मंत्रियों का देखते हैं, इस तरह के अंदाज तो हम देखते रहते हैं, लेकिन सभी जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री जी गुनगुनाते भी हैं, किसी मूवी का डायलॉग बोलते हो, कुछ मिमिक्री करते हो, कुछ तो फुर्सत के पल में करते होंगे। मंत्री जी को शौक सारे हैं। शौक सारे, हाँ, तो कुछ कुछ सुना दीजिए कैमरे पर कि विस्तार न्यूज़ के ऐसा दर्शक भी जान पाएं। गुनगुनाने का गाने का तो मेरा कभी भी नहीं रहा है जी। लेकिन शौक तो है, तो अवसर रहते ही है। तो बोलते हैं ना कि बाथरूम सिंगर, सब बाथरूम में जाते हैं सभी नहा सभी कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं। आप भी 2 लाइन सुना तो बस ऐसे ही है, गुनगुनाते रहते हैं। मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, बस यही अपराध हर बार करता है, बार बार करता हूँ मेरे, क्योंकि ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान हम इंसान से हमको प्यार करना ही चाहिए। है ना, ये है जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात मुझे हमेशा याद रहता है कि जब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ईश्वर की इच्छा से हो रहा, मुझे जो कार्य मिला वो मैं कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे हम करते हैं, हमेशा कहते हैं किसी को घमंड नहीं चाहिए। कहते हैं ना, करते हो कन्हैया आप, तो करते हो कन्हैया आप, मेरा नाम हो रहा है। बस ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बात ये हमेशा याद रहता है मुझे इस बात को। चलिए, करने वाले वो है। बहुत शुक्रिया आपको मैंने ये कहेंगे कि आपका यहाँ आना भी एक प्रारब्ध था। हाँ, बिल्कुल। हमारे साथ एक दूसरे साथी हैं, सुमित हैं, ये भी एंकर हैं, ये भी आपसे कुछ पूछेंगे। धन्यवाद सुमित। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम देख रहे हैं इस समय मध्य प्रदेश में नाम बदलने का दौर बहुत चल रहा है, नाम बदलने का दौर जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कई जगहों के नाम बदल दिए, अभी देवास के कई गांवों के नाम बदलने की मांग हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि काम कीजिए, नाम मत बदल दिए, या ये भी एक काम ही है क्या? नाम बदलना भी काम है पार्टी का? बिल्कुल, नाम बदलना भी हमारी जिम्मेदारी है जी। हम ऐसे नाम रखें जिससे हमको गर्व हो जी। जो हमारा रहा है कभी ना कभी। उन नामों जिससे आप देखेंगे आज़ादी के बाद जब हम भारत आज़ाद हुआ, उसके साथ साथ और भी कई कंट्री आज़ाद हुए। उन कंट्रियों के लोगों ने वो सारे तस्वीर, सारे स्टैचू हटा दिए जिससे ये लगे कि ये हमारे गुलामी के प्रतीक है, ठीक है।
तो अगर इस प्रकार से अगर हमको कोई नाम से अगर गौरव लगे हो कि नहीं ये अच्छा है और हमको अच्छा लगे, हमारा देश हमारी संस्कृति को गौरव प्रदान करे, हमको नाम बदलना चाहिए। और सरकार बदल रही है, स्टेट सरकार बदल रही है और भारत सरकार बदल रही है। इसके लिए मैं दोनों ही सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि अच्छा काम है ये। पर शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। नहीं देखिए, हम शेक्सपियर की बात नहीं करें, ये तो हमारा देश जो है विवेकानंद जी का देश है, प्रभु राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है ना। तो जब हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो तुरंत उनका पुरुषार्थ सामने आ जाता है, भगवान श्री राम का भी और श्री कृष्ण का भी। और मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जीवन में सिर्फ अगर आप सनातन को मानते हो तो दो व्यक्ति को ध्यान रखना आप, अच्छा, राम को और एक कृष्ण को। आपको कभी भी जीवन में डिप्रेशन नहीं आएगा कि जिस श्री राम की राजगद्दी होनी हो, पूरी अयोध्या सज गई थी, सारे लोग आ चुके थे, उनके आचार्य मंत्रोच्चारण कर रहे थे कि बस उनका राज तिलक। और राज तिलक के लिए बोला जाता है कि भाई उनके पिताजी को बुलाओ जो राज तिलक करेंगे। पिताजी उनके महामंत्री जाते हैं, सुमंत जी बुलाने जाते हैं, वो आते ही नहीं वापस, तो श्री राम स्वयं उठ के जाते हैं और जब अंदर का बाजरा उनको दिखता है तो वहीं पर राजसी वस्त्र को त्याग करके और वो वनवास 14 साल के लिए चले जाते हैं। कितना कष्ट झेला है, शायद वो कष्ट हमारे आपके जीवन में जितने लोग यहाँ सेट पे हैं किसी के जीवन में नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, दूसरा व्यक्ति मैंने बोला कृष्ण का, कि जिस श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ हो और उनके जन्म से पहले उनके 6-6, 7-7 भाइयों की हत्या हो गई सगे मामा के द्वारा, वो स्थिति हमारे आपके साथ नहीं हुई है। अपना पहचान छुपा के जिसको गाय चरानी पड़ी हो, गौमूत्र साफ करना पड़ा हो, गोबर साफ करना पड़ा हो, वो स्थिति हमारे आपके जीवन में नहीं आया है कभी भी। तो इसलिए कहता हूँ वो दो व्यक्ति को आप ध्यान रखिए तो आप कभी भी डिप्रेशन में जाएंगे। तो ये हमारे गौरव है, इनका नाम आते ही हमको एक पुरुषार्थ आ जाता है हमारे मन में। तो ऐसा ये है। हमने आपने किसकी बात की थी? ये जो आपने कृष्ण और राम की बात की, तो नेताओं की जिंदगी में अक्सर होता है कि जीत हार लगी रहती है। हाँ बिल्कुल। आपने 2 चुनाव जीते, 1 चुनाव हारे। हाँ। जब एकदम सुनते हैं कि आप हार गए चुनाव, हाँ। तो कैसा लगता है? नहीं, कैसे उसको बर्दाश्त करते हैं? एक वो लगता तो है, लेकिन मैंने बताया ना मुझे कभी कोई डिप्रेशन हो, मैंने कभी नहीं। जनता का जो रहा देखिए, मैंने जीवन में अपने 4 चुनाव मैं लड़ा, एक चुनाव मेरी पत्नी लड़ा है। जी जी। 5 चुनाव हमने कुल लड़े हैं। पत्नी मेरी घरेलू है, बिल्कुल हाउस वाइफ है, वो उनको घरेलू काम में बहुत नगर पालिका अध्यक्ष रही है, पार्टी का आदेश था उसने उसको लड़ाए थे। जी जी। हम तो मना भी कर रहे थे कि नहीं मतलब आपके शौक देख लो, हाँ। लेकिन लड़ाए उनको। और उसमें से 4 चुनाव जीते, पत्नी ने 1 चुनाव जीता, मैं पार्षद जीता, 2 बार विधानसभा, 1 विधानसभा हारा और 1 बार मुझे ड्रॉप भी किया। कहते हैं ना, कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी किसी जीत और हार का, गिरकर उठते उठकर चलते यह क्रम है संसार का। होता जो भी घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, जो दंड बना आज कल वही पुरस्कार बन जाता है। मंत्री आप इतना बढ़िया बोलते हैं, लगता है कि आप तो प्रवचनकार होना चाहिए। राम कृष्ण गीता। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रसून, ये भी आपसे कुछ पूछना चाहिए। अगर हम कोरोना काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है छोटे उद्योगों को हुआ, तो ऐसे सरकार के सामने क्या चुनौतियां आई उनसे निजात पाने के लिए? निश्चित तौर पर कोरोना का काल ये दुनिया के लिए सबसे, ये सदी का सबसे संकट का और सबसे संघर्ष का समय था। और उस समय पे जिस प्रकार से हमारे भारत सरकार माननीय मोदी जी ने, वह प्रदेश की सरकार हमारे उसमें शिवराज जी ने जिस प्रकार से काम किया वो अद्भुत है। कोई नहीं सोचता था कि भारत भी वैक्सीन बना लेगा, लेकिन हमारे मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों को पूरे संसाधन उपलब्ध कराए और बहुत कम लिमिट समय में 2 वैक्सीन बनाए और देश के 140 करोड़ लोगों का जीवन बचाने का सरकार ने काम किया। और अपने देश के नहीं, दुनिया के ऐसे 100 देशों में भी ज़्यादा वैक्सीन देकर उनके भी जीवन बचाए। तो माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय उन्होंने जो ऐसे हैंड टू माउथ रोज कमाओ रोज खाओ वाले लोग थे, जब उद्योग बंद, प्लेन बंद, ट्रेन बंद, स्कूल बंद, बस बंद, सब कुछ बाजार बंद, सब कुछ बंद था, राशन उनको मिल रहा था 1 रुपया किलो का, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। तो मोदी जी ने हर गरीब के लिए अतिरिक्त 5 किलो राशन देने की व्यवस्था की और वो आज तक अभी भी चालू है। वो अद्भुत था। यहाँ तक कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर थे, छोटे छोटे बेचारे जो थे, ठेला वाले, चाट वाले, फुल्की वाले, सब्जी वाले, फल वाले, जो अपना पूरा पूंजी खा गए उस समय, अब उनके सामने ये समस्या थी हम बिजनेस कैसे खड़े हों। तो स्ट्रीट वेंडर ऐसे फेरी वालों के लिए हमारी सरकार ने जो उनको दिया, प्रधानमंत्री जी ने 10,000, फिर 20, फिर 50,000 उनको बिना ब्याज का सहायता किया।
ये बहुत बड़ा काम था। मंत्री जी, आपके परिवार की बात करें तो आप जी। लोग कहते हैं आपका परिवार बहुत बड़ा है, जी खूब बड़ा परिवार है, 7-8 भाई हैं हाँ, और हाँ, हाँ। सब ऐसे ही बन के काम करते हैं जैसे दिलीप जायसवाल काम करता है। देखिए ये तो चलिए ठीक है, कहने वालों का है। मेरा परिवार निश्चित तौर पर बड़ा है। हम 7 भाई 2 बहन हैं। सभी का अपना अपना व्यवसाय अलग अलग है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे घर में कोई भी भाई ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है कि इस प्रकार का हम व्यवसाय करते हो जिससे सरकार के कारण हमको लाभ मिले। एक भाई का इलेक्ट्रिक का दुकान है। कोई सप्लाई कोई ऐसा काम नहीं करते हो कि कोई ऐसा करे कि सरकार में नगर पालिका में कोई हम सप्लाई करते, कुछ नहीं। उनका अगर क्वालिटी अच्छा होगा और रेट अच्छा होगा तो उनका व्यवहार अच्छा होगा तो चलेगा। हमारा मूल व्यवसाय कपड़े का है। ऐसा हमारे यहाँ पहले मूल व्यवसाय दारू का था। मेरे पिताजी शराब का व्यवसाय करते थे बहुत पहले। मेरे जन्म के ठीक 1 साल बाद, मेरा जन्म जो हुआ जन्माष्टमी के दिन रात 12:15 में हुआ। क्या बात है, कृष्ण जी जन्माष्टमी के दिन, हाँ, जब कृष्ण जी का हुआ था। हाँ उसी दिन। और मेरा भी रात्रि में 12 बजे ही हुआ वो जन्म। हाँ। मेरी बहन बताती, बड़ी बहन बोलता दिलीप मैं गई हुई थी मंदिर में, लाइन में खड़ी थी प्रसाद के लिए। वैसी घर भी मंदिर के पास ही था। तो पटाखे फूटे तो मैं सोची क्या हो गया घर में, तो भागे भागे घर गए तो देखा कि तेरे रोने की आवाज आ रही थी। तो जिस समय यहाँ पटाखा फूटा वहाँ भी, तो बोले उसी समय तो हुआ है। आपका नाम कृष्ण वगैरह नहीं रखा? नहीं, ये तो क्या था कि एक्चुअल में दिलीप कुमार का जमाना। मेरे यहाँ मेरी दादी मेरी बुआ कान्हा कान्हा मुझे बोलते रहे अरे बचपन में। लेकिन जो डिलीवरी कराने मेरे यहाँ एक आई थी, हाँ। जो नर्स सुषमा जो भी होती रही, तो वो बड़ा दिलीप कुमार के ही उससे रोल अच्छा। से बड़ा प्रभावित थे वो। तो बोले नहीं इसका नाम दिलीप रखेंगे। एक मेरी माता की सहेली भी थी जिनको हम लोग बहू बहू बोलते थे मोहल्ले के नाते, जबलपुर वाली बहू ऐसा बोलते थे। तो वो भी माता से बोले कि नहीं नहीं इसका नाम दिलीप रखना, राजा दिलीप होगा ये, अच्छा, ऐसा वो कहते थे वो। तो इसलिए सबका इच्छा था कि नहीं दिलीप नाम रखो तो दिलीप रखो। क्या बात है। मगर लोग कहते हैं कि आप अपने बिजुरी जो आपका गांव है जी जी। उसको इतना प्यार करते हैं कि लोग कहते हैं कि वो हमारे मंत्री जी को लगता है बिजुरी के ही मंत्री हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए गांव है, मैं वहाँ जन्म लिया हूँ, उस मिट्टी से, उस नगर से जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उससे लगाव है मुझे और लगाव होना भी चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आप उस इलाके से आते हैं जी जहाँ से नर्मदा जी निकलती है, अमरकंटक से इलाके जी से। जी। और अब पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ जिस तरीके से शराबबंदी हो रही, खासकर धार्मिक स्थानों पे, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे धार्मिक स्थानों पे शराबबंदी हो पाएगी क्या? देखिए बिल्कुल सरकार की पहल, डॉक्टर मोहन यादव जी की इस पहल के लिए मैं उनका जितना भी उनको धन्यवाद दूं उसके लिए बहुत कम होगा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन्हें किन शब्दों से उनको धन्यवाद करूं। अच्छा। ये बहुत ही अच्छा है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, हर भाषण में कहता हूँ, अपने जब भी जाता हूँ गाँव में खासतौर से, ट्राइबल बेल्ट है, मैं कहता हूँ नशा नाश का घर है। नशे के कारण कई एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होते हैं। नशे के कारण छोटी छोटी बातों में लोग झगड़ा कर लेते हैं, पुलिस केस और हत्या तक हो जाती है। पर दो परिवार तबाह हो आप जाता जब है। नशे का विरोध करते थे लोग कहते नहीं होंगे कि आप तो खुद जायसवाल हैं, आपके परिवार में मैं तो वही शराब बता का, रहा था। आपके परिवार में मैं शराब वही का काम बता होता रहा है। था कि मेरे पिताजी पहले शराब का व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन मेरा जन्म जब जन्माष्टमी हुआ उसका तो पिताजी को जो भी आया हो मन में, उन्होंने शराब का व्यवसाय ही नहीं छोड़ा। शराब के व्यवसाय से अर्जित जो भी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति छोड़ दिया क्या बात चाचा जी उन लोग को। बहुत बढ़िया। मेरी माँ के जेवर को बेचकर उन्होंने कपड़े की दुकान डाली छोटी सी जगह पे। और कई बार हम लोगों ने ऐसी स्थिति भी झेले, इतनी मुफलिस की जिंदगी भी जिए। जब जिस जमाने में लोगों के घरों में एक साइकिल नहीं होती थी, उस जमाने हमारे यहाँ 2 गाड़ी जीप थी। एक पेट्रोल जीप थी, एक जोंगा गाड़ी था, वो था मिलिट्री वाली, जिसमें शराब ढोने वोने का काम होता था, क्योंकि कच्ची पक्की दोनों प्रकार की। वो सारा सुख को छोड़कर उन्होंने छोटा काम शुरू किया। हम लोग जब स्कूल जाते थे कई बार तो पैंट को सिल करके खुल गया है या फट गया, थगड़ी लगा करके पहन के भी गए हैं वो स्थिति से। लेकिन आज मुझे इतनी प्रसन्नता है कि पिताजी का वो जो निर्णय था, उनकी आत्मा जहाँ भी होगी, मेरे पिताजी की माताजी दोनों आज नहीं है, उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ उस निर्णय के लिए। तो उसका परिणाम ये है कि आज हम 7 भाई हैं। 7 भाइयों में ही नहीं, 7 भाइयों के हमारे बीच में 9 बेटे हैं और 11 बेटियां हैं। किसी में भी एक भी ऐब नहीं है। सर ये बहुत बड़ी बात है, किसी बहुत भी बढ़िया। प्रकार का नशा कुछ भी नहीं है। सर ये हमारे विवेक हैं, ये भी बहुत अच्छे एंकर हैं और आपसे एक सवाल पूछेंगे, छोटा जवाब दीजिए। जी मंत्री जी, देश की आत्मा गांव में बसती है
जी और एक जिला एक प्रोडक्ट को लेकर सरकार बहुत प्रयास कर रही है। जी इसमें लेकिन बड़ी बात है कि कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। जी अभी इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है, उसमें भी इसको लेकर प्रेजेंटेशन जी दिया जी जाएगा। जी इसमें हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे विभाग में आज तक इसके लिए जो एक ज़िला एक उत्पाद है इस पर कोई नीति नहीं बनाए थे। मैंने अपने कमिश्नर्स को बोल करके और बोला इस पर नीति बनाई, वो भी बन गई अब। सर आपने कहा था कपास की खेती के लिए आपका जो विभाग है वो सब्सिडी देने जा रहा है। कोशिश यही है कि जो कपास उत्पादक किसान हैं उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिले, तो कैसा प्लान है आपका, कब तक तैयार निश्चित हो गया तौर है पर क्या? कपास की खेती देखिए, अभी तक मेरे विभाग में जितनी मेरे पास ज़मीन है उसका मुश्किल से 25 से 30% ज़मीन पे लोग कपास को उत्पादन करते हैं। मैं लगातार बैठक कर करके अपने कमिश्नर पीएस सबके साथ बैठ करके कि हमारे पास जितनी भी भूमि है पूरे भूमि में जहाँ भी कपास उत्पादन हो सकता है उस पर हम प्लानिंग करें। इस बार मैं पूरी प्लानिंग करवाया हूँ उस पर हो। और साथ ही मैंने कहा है कि जो अभी आपका जो रेट है 400 रुपया क्विंटल का, तो उसको रेट को बढ़ा, क्योंकि इस बार जब कपास की ये नीलामी कर रहे थे तो होशंगाबाद नर्मदापुरम में तो 550 का दर गया। तो मैंने बोला अब भविष्य में हम इसको न्यूनतम प्राइस जो रखेंगे वो 550 रखेंगे किसानों को, और कोशिश करिए कि हम अपने इसी जगह पर कपास से धागे भी बनाएं, कपड़े बनाएं, तो जब बाहर के लोग ले जा सकते हैं 550 में हाँ, तो लेकर, यहाँ क्यों नहीं कर तो यहाँ पर हम बनाए तो सब और सर ये विवेक हैं, एक सवाल इनका भी अपन जरूरी है। सर यदि बात करें आपके विभाग की, तो इसके पहले भी आपके विभाग में उतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। लगता है कि अब मोहन सरकार में विकास होगा विभाग का आपके? मैं बहुत मुझे गर्व होता है कि जब भी हमारी कैबिनेट की बैठक होती है तो ऐसी एक भी बैठक न हो जिस बैठक में माननीय मोहन जी कुटीर एवं ग्राम उद्योग का नाम न लेते हो, चर्चा में ना आता हो। क्या बात है। चर्चा में आता है। और मैं मोहन जी के, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपना है जिस प्रकार से, मैं भी मानता हूं कि यही हमारा विभाग है जो सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं, और अब- सृजन करेगा। और जब विभाग को ऐसा इतना अच्छा बोलने वाला मंत्री मिल गया है तो विभाग जरूर तरक्की बोलना ही करेगा। नहीं, काम भी करके काम नहीं, करके। बहुत बढ़िया मंत्री जी, आपने इतना वक्त हमारे साथ यहाँ बिताया, हमको बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत सारी बातें की, आपने संघर्ष की बातें की, आपने अपनी गरीबी की बातें की, आपने अपने इलाके की जनता की बातें की, और आपने अपने बचपन का जो संघर्ष बताया वो हम सब के लिए बहुत, या सुनने वालों देखने वालों के लिए बहुत प्रेरणा बनेगा कि कैसे एक जन नेता नीचे से आके इतना अच्छा काम करता है। आपको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद आभारी रहूँगा कि आपने स्टूडियो में बुला करके और मेरे से जो बातों का शेयर किया, आपने बातें किया, और मेरी आवाज़ को पूरे आपके माध्यम से पूरे देश प्रदेश और देश में लोग सुनेंगे, और निश्चित तौर से सुन करके लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे पार्टी से जुड़ेंगे। ऐसे ही मेरी भावना। इसके लिए आपको बहुत बहुत और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे मंत्री जी कैबिनेट दिलीप जायसवाल जी, जिन्होंने इतनी सारी बातें हम लोगों से की। अगली दफ़ा किसी और ऐसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात गेस्ट इन न्यूज़ में करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।